नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्यास नदी के भाग 3 की। इससे पहले 2 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपने वो देख लिए होंगे। आज यहां से आगे बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज ब्यास नदी के भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 की बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे ऊहल नदी से। ऊहल नदी से तो ध्यान दीजिएगा, जो ये ऊहल नदी है, ये आपकी किसकी सहायक नदी है? ये आपकी ब्यास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी। अब यहां पर ध्यान देना है, जो ऊहल नदी है ये निकलती कहां से? ये निकलती कहां से? तो आपने उत्तर देना है धौलाधार। धौलाधार पर्वत श्रृंखला से। धौलाधार पर्वत श्रृंखला से आपकी ऊहल नदी निकलती है, ठीक है ना। जैसे ही ऊहल नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला से निकलती है तो ये घाटी का निर्माण करती है, जिसका नाम है बरोट घाटी। क्या नाम है? बरोट घाटी। क्या नाम है? बरोट घाटी। क्या नाम है? बरोट घाटी, ठीक है। और जैसे जैसे जो आपकी ऊहल नदी है अपना रास्ता ब्यास की तरफ तय करती है, तो ध्यान दीजिएगा आगे एक और घाटी का निर्माण करती है, उसका नाम है चौंतरा घाटी। क्या नाम है? चौंतरा घाटी। क्लियर है? ओके। इसी चौंतरा घाटी के अंतर्गत एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है। एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शानन। जिसका नाम है शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट। क्या नाम है? शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब यहां पर ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, जो शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर बना है? ऊहल नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? ऊहल नदी पर बना है। अब यहां पर ध्यान देना है, जो ऊहल नदी है इसकी एक छोटी सी सहायक नदी है जिसका नाम है रीना नदी। क्या नाम है? रीना नदी। कई बार प्रश्न बनता है कि ऊहल नदी किसकी सहायक नदी है, तो आपने उत्तर देना है ब्यास की सहायक नदी। साथ ही साथ पूछा था रीना नदी किसकी सहायक नदी है? वास्तव में तो रीना नदी ऊहल की सहायक नदी है। इन केस आपको ऊहल ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर होगा रीना नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी। क्लियर है? ओके। जिस प्रकार एक रीना का संबंध मंडी से है, एक रीना नदी का संबंध मंडी से है, ठीक एक दूसरी रीना नदी है, रीना नदी है, उसका संबंध परमाणु से है। परमाणु, अरे परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। यहां पर कोई परमाणु बम की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर बात कर रहा हूं सोलन के अंतर्गत पड़ने वाला औद्योगिक क्षेत्र परमाणु। वहां से होकर एक नदी जाती है, ठीक है ना, जिसका नाम है रीना नदी। इस रीना नदी के ऊपर एक टिम्बर ट्रेल लगी है। टिम्बर ट्रेल, ठीक है ना। ओके। जो आपका टिम्बर ट्रेल है ये कहां पर है? किस नदी पर है? परमाणु में जो टिम्बर ट्रेल है ये किस नदी पर है? रीना नदी पर। किस नदी पर है? रीना नदी पर। और मंडी की जो रीना नदी है ये ऊहल की सहायक नदी है, ठीक है ना। और इस ऊहल नदी से पानी आता है शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना। और जो शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये आपका चौंतरा घाटी में है। किस घाटी में है? चौंतरा घाटी में है, ठीक है ना। ओके। और चौंतरा घाटी को कई बार जोगिंदर नगर घाटी के नाम से भी जानते हैं। चौंतरा घाटी को कभी कभी जोगिंदर नगर घाटी के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब यहां से थोड़ा आगे चलते हैं। जब हम शानन की बात करते हैं ना जी, शानन की बात करते हैं तो हमें कुछ इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पता होना चाहिए। क्या तथ्य पता होने चाहिए? ध्यान दीजिएगा। जो शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये कब बना? ये 1929 में बनना आरंभ हुआ। कब? 1929 में बनना आरंभ हुआ और 1932 में बनकर तैयार हुआ। 1932 में बनकर तैयार हुआ, याद रखना, ठीक है ना।
अब यहां पर ध्यान देना है कि जो ये आपका शानन जल विद्युत परियोजना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आपने करना 110 मेगावाट। कितनी है? 110 मेगावाट, है ना। अब यहां पर प्रश्न बनता है शानन जल विद्युत परियोजना की जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, किसने इसको बनाया है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर देना है PSEB, पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कौन सा? पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। और कभी कभी पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट। अगर तो इस तरह से पूछे कि हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट जो पंजाब सरकार के अधीन है, तब तो आपने उत्तर देना आंख बंद करके शानन। इन केस अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट, उस स्थिति में उत्तर होगा भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट। कौन सा? भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट। कौन सा? भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट। और ये कब बना? ये बना 1908 में ये बनना आरंभ हुआ राजा भूरी सिंह के समय में, और 1910 में ये बनकर तैयार हुआ। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहां से एक प्रश्न और बनता है, अगर ऑप्शन भूरी सिंह नहीं होगा तो क्या हो सकता है? अगर प्रश्न पूछे कि पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट, आपके पास ऑप्शन चावा, क्या चावा, तो ध्यान दीजिए चावा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये 1912 में बना था। चावा हाइड्रो प्रोजेक्ट कब बना था? 1912 में। और ये कहां पर लोकेशन कहां है इसकी? ये आपका शिमला के अंतर्गत है। कहां पर है? शिमला में, ठीक है ना। अगर इन केस आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट भूरी सिंह है, उसके बाद चावा, उसके बाद आपका शानन, अगर क्रम में इनको लगाए हम, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑप्शन में भूरी सिंह भी नहीं है, चावा भी नहीं है, तो उस स्थिति में आपने उत्तर करना है हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 110 मेगावाट है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी की HPSEB है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो ये पंजाब सरकार के अधीन शानन जल विद्युत परियोजना है, ये कब तक पंजाब सरकार के अधीन रहेगी? तो ध्यान देना है 2025 में इसकी लीजिंग कंप्लीट है। 2025 में इसकी लीजिंग, ये लीज पर लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो 2025 में इसकी लीजिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? ओके, अब यहां पर ध्यान दो, जैसे मैंने पहले कहा शानन जल विद्युत परियोजना बननी आरंभ हुई 1929 में, बनकर तैयार हुई 1932 में। अब यहां पर ध्यान देना, अगर पूछे अच्छे एग्जामों में बन सकता है ये प्रश्न एलाइड HS में, क्या कि शानन जल विद्युत परियोजना की कमीशनिंग कब हुई? कमीशनिंग कब हुई? तो 1933 में। कब? 1933 में। उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था, क्या नाम था उसका? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरा उसका क्या नाम था, ठीक है ना। ओके, अब यहां से आगे चलिए 1900, अभी मैं आपको बता देता हूं 1933 में आपने मुझे बताना है कि भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। ओके, अब यहां से आगे चलिए, अब बात करते हैं यहां पर। अब आप सोच रहे होंगे कि जो शानन जल विद्युत परियोजना है ऊहल नदी पर बनी है। अब शानन तो पड़ता है आपका मंडी में, और बात हो रही है 1932-33 की। तो इस स्थिति में आप ये सोच रहे होंगे कि यहां कैसे बन गया हाइड्रो प्रोजेक्ट? हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए तो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए तो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाँ जी एक कुल लेकर आए, है ना, एक पानी की नहर लेकर आए, है ना, और गराट के उसमें काकर में पानी लगा दिया और गराट घूमने लगा और बिजली पैदा हो गई। और कैपेसिटी भी देखो कितनी है, कैपेसिटी 110 मेगावाट है ना। और यहाँ पर जो कैपेसिटी है ना वो लेस देन 1.5 मेगावाट से भी कम है इनकी कैपेसिटी, भूरी सिंह और चावा की, और इसकी 110। तो सोचो ऐसा क्या किया होगा कि उन्होंने मशीनें यहाँ पर कैसे लाई होगी? क्या पीठ पर उठा के लाई होगी? कुछ ऐसा मंदबुद्धि दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा,
एक ट्रेन, अभी हम एक ट्रेन का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? ट्रेन का निर्माण, है ना। ये आपका क्या है? ये वाला क्षेत्र आपका पठानकोट है, पठानकोट, ठीक है ना। आपको पता पठानकोट से जोगिंदरनगर एक रेलवे लाइन है, पठानकोट से जोगिंदरनगर एक रेलवे लाइन है। हमने रेलवे लाइन कहाँ पहुंचानी है? यहां पर पहुंचानी है, ठीक है ना, ताकि हम बड़ी बड़ी मशीनों, हैवी मशीनों को रेल के माध्यम से ले जा सकें और इस शामान जल विद्युत परियोजना के लिए उन मशीनों को इंस्टॉल कर सकें, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दो, जो आपका इसका मतलब, ध्यान दो, इसका मतलब यह हुआ 1930 से 1929 से पहले ही ये रेल की जो ये पटरी है या रेलगाड़ी यहां पहुंचनी चाहिए। कब? किससे पहले? 1929 से। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ पठानकोट से जो जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है ये 1926 से 1929 तक, 1926 में इसमें निर्माण कार्य आरंभ हुआ। किसका? पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन का, ठीक है। और 1929 में ये बनकर तैयार हुई। इसका मतलब ये हुआ 1929 में, कब? 1929 में रेल चलनी आरंभ हो गई। कहाँ चलनी आरंभ हो गई? पठानकोट से जोगिंदरनगर के लिए, ठीक है ना। तो तभी तो 1929 के बाद यहाँ पर काम चलना आरंभ हुआ ना जी, तभी तो शामन जल विद्युत परियोजना में काम चलना आरंभ हुआ, है ना। अब रेलों से सारा काम, माल यहाँ से जा रहा है, रेलों के माल से सारा माल जा रहा है ना, और जो भी रिक्वायरमेंट रहती है एक हाइड्रो प्रोजेक्ट की, सारी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर जा रही है, ठीक है ना। और 1929 से फिर शामन जल विद्युत परियोजना बनना आरंभ हुआ और 1932 में बनकर तैयार भी हो गया, और जिसको हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट माना जाता है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपको ये सारा कंसेप्ट माथे में चिपक गया होगा। तो आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं, अगर आप हमारे साथ पार्थ एकेडमी के साथ अपनी तैयारियों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और आपको हर, ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपको हर सब्जेक्ट बहुत डिटेल से और ट्रिकी वे में पढ़ाए जाएंगे। क्लियर है? अगर आप पार्थ एकेडमी के साथ कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर फटाफट एसएमएस करें 85,804,01681। फटाफट एसएमएस करें और क्लास में एनरोल हो जाएं। सबसे पहले आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। 2 डेमो क्लास के बाद आपको डिसाइड करना है आपको हमारे साथ धमाकेदार तरीके से पढ़ना है या फिर जैसे आज तक पढ़ते आ रहे वैसे पढ़ना है। क्लियर है? चलिए साथी आगे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, अब ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा रेलवे लाइन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो ये पठानकोट से जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है, इसकी जो लंबाई है ना जी, ये 113 किलोमीटर है। कितनी है? 113 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन इसको कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे नंबर की सबसे लंबी रेलवे लाइन है कालका शिमला रेलवे लाइन। तीसरे नंबर की अभी तक कौन चल रही है? नंगल ऊना चेडू। कौन सी? नंगल ऊना चेडू। और एक चौथी है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका नाम है भानुपली टू बिलासपुर। कहां से कहां तक है? बिलासपुर से भानुपली या भानुपली से बिलासपुर कर दो, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है। तो इससे हम पता चला कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर 4 रेलवे लाइन है अभी तक। क्लियर है? कालका शिमला 1, जोगिंदरनगर से पठानकोट या पठानकोट से जोगिंदरनगर 2, ऊना नंगल चेडू 3, बिलासपुर से भानुपली। क्लियर है? ओके। और ये कैसी रेलवे लाइन है पठानकोट? ये आपकी नैरो रेलवे लाइन है। कैसी? नैरो गेज रेलवे लाइन। कैसी? नैरो गेज रेलवे लाइन, ठीक है ना जी। बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूं ये आप सारा कंसेप्ट समझ चुके होंगे। अगर यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो शामन जल विद्युत परियोजना है इसका मुख्य चीफ इंजीनियर कौन था या मुख्य इंजीनियर कौन था, तो आपने उत्तर देना है बीसी बेटी। बीसी बेटी, क्या नाम है? बीसी बेटी, ठीक है ना। और चलो मैं ही बता देता हूं कि उस समय 1933 के समय जब कमीशनिंग हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलियम
वेलिंगटन। क्या नाम था? लॉर्ड विलियम वेलिंगटन। क्या नाम है? लॉर्ड विलियम वेलिंगटन। क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है? ओके, अब यहां पर ध्यान देना है। अब बात चल रही थी पर धौलाधार की, इसको भी, इस कंसेप्ट को भी पूरा कर देते हैं, कंसेप्ट को इसको। ठीक है, जो धौलाधार हमने ऊपर अक्षर लिखा है, धौलाधार जो अक्षर लिखा है इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। धौलाधार, जो धौलाधार है इसका जन्म माना जाता है कांगड़ा से। ठीक है, और कांगड़ा में इसको श्वेत चोटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? श्वेत चोटी। श्वेत चोटी या पर्वत। क्लियर है? और कांगड़ा का मुकुट किसे कहते हैं? कांगड़ा का मुकुट धौलाधार को कहते हैं। किसको कहते हैं? धौलाधार को। ठीक है ना? अगर पूछे मोलाक पर्वत, मोलाक पर्वत के नाम से किसे जानते हैं, तब भी उत्तर देना है धौलाधार। ठीक है ना? ओके, और ये जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, ये अगर हम हिमालय की बात करें, ये लघु हिमालय में पड़ती है। किसमें पड़ती है? लघु हिमालय के अंतर्गत पड़ती है। ठीक है ना? और कई बार प्रश्न बनता है कि जो आपकी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, प्रश्न इस तरह से बनता है कि इसका विस्तार कुल्लू में किस जगह तक है, तो आपने उत्तर करना है लारजी तक। लारजी में इसको कौन सी नदी आगे जाने से रोकती है? उत्तर देना है ब्यास नदी। अगर इसी तरह से प्रश्न बनता है कई बार कि जो आपकी धौलाधार, जो आपका धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, यह इसका विस्तार शिमला तक कहाँ तक है, शिमला में कहाँ तक है, तो आपने उत्तर देना है रामपुर तक। वहां से आगे जाने से इसको कौन रोकता है, तो आपने उत्तर देना है सतलुज नदी। कौन सी नदी? सतलुज नदी। और इसका जो विस्तार है चंबा तक, चंबा के चौगान तक है, वहां पर इसको आपकी रावी नदी काटती है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए, जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, इसका संबंध उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक इसका विस्तार माना जाता है। क्लियर है? ओके, यहां पर देखो एक शब्द बोला मैंने, चौंतरा। क्या बोला? चौंतरा। तो ध्यान दो, चौंतरा, चौंतरा से आपको कुछ चीजें याद आनी चाहिए जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है ना? कंफ्यूज करने वाली घाटियां हैं। देखो ध्यान दो, एक है चौंतरा घाटी, ये आपका कहाँ है? मंडी में। और एक है आपकी चौंतो घाटी। चौंतो घाटी ये कहाँ है आपकी? ये बिलासपुर में। इसी प्रकार एक है चुराह घाटी। चुराह कहाँ है आपकी? चुराह कहाँ है आपकी? चंबा में। इसी प्रकार एक है चुहार घाटी। चुहार घाटी कहाँ है? एक देखो चुरा है ना, चुराह घाटी, एक है चुहार। ठीक है ना? जो चुहार घाटी कहाँ है? ये आपकी मंडी में है। ठीक है ना? एक है चरांगटी घाटी। चरांगटी घाटी कौन सी? चरांगटी घाटी ये कहाँ है? ये किन्नौर में है। कहाँ पर है? किन्नौर में। देखो चौ चौ करने वाले मैंने आपको 5 घाटियां बताई, और ये एग्जाम में ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आप प्रश्न अक्सर बनते हैं और आम आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। चूरा, चुहार, चरांगटी, चौंतो और चौंतरा घाटी। क्लियर है? सभी को ये एक साथ लिखनी है ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छोड़कर ना आए। ठीक है? ओके जी, यहां से थोड़ा आगे चलिए। ऊहल नदी के बाद, वो देखो अब तक हमने 2 नदियां पढ़ी है, एक ऊहल नदी, ऊहल नदी, दूसरी रीना नदी। कौन सी? रीना नदी। ठीक है ना जी? इसके साथ साथ ये दोनों नदियां ऐसे दर्शाओ इनको। ठीक है ना? यहां पर आती है एक लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी। कौन सी? लूणी नदी। ध्यान देना है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदियां हैं।
कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये देखो यहाँ पर धौलाधार है, धौलाधार यहाँ पर नॉर्थ है, ये साउथ हुआ ना जी, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ठीक है ना। तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदियां है ना, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली नदियां, जी हाँ, ठीक है ना। अब यहां पर ध्यान देना आपने, ठीक है, ओके। अब यहां पर थोड़ा सा आगे चल के हमें मिलती है एक सुकेती नदी। क्या मिलती है, सुकेती नदी, सुकेती नदी, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ध्यान देना है, जब हम सुकेती नदी के बारे में बात करते हैं तो उस स्थिति में हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो सुकेती नदी है ये बल घाटी को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, ठीक है। पहले बल घाटी को समझते हैं। बल घाटी कहां पर है, ये आपकी मंडी में है, और बल घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जानते हैं, सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जानते हैं, बल घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जानते हैं। और हिमाचल प्रदेश की सतलुज के बाद दूसरी सबसे लंबी घाटी मानी जाती है। बल घाटी को सतलुज घाटी के बाद दूसरी सबसे लंबी घाटी है, ठीक है ना। कैसी है, लंबी घाटी, ठीक है ना, सबसे लंबी घाटी कौन से नंबर की, दूसरी सबसे लंबी घाटी। क्लियर है, ओके। अब यहां पर ध्यान देना है आपने, जब हम बल घाटी की बात करते हैं ना जी, तो हम कृषि परियोजना को कैसे भूल सकते हैं। तो क्या मतलब इसका, कि इस घाटी को हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी माना जाता है। सबसे उपजाऊ घाटी, सबसे उपजाऊ घाटी किसे कहते हैं, बल घाटी को। क्यों कहते हैं, क्योंकि 1962 में जर्मनी और इंडिया के बीच में एक MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसमें कृषि विकास से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। अंत में जर्मनी के द्वारा इस बल घाटी के लिए कुछ आर्थिक सहायता दी गई थी, जिस कारण यहां पर कृषि परियोजना लाई गई। कहां पर, बल घाटी में, कब, 1962 में, जिस कारण जर्मनी की आर्थिक सहायता के कारण बल घाटी में अनेक बदलाव किए गए। अच्छी खादों का प्रदान किया गया, अच्छी सिंचाई इरिगेशन का प्रदान किया गया, ठीक है ना, जिस कारण ये जो बल घाटी है ये प्रफुल्लित हुई, फली फूली। क्लियर है, ओके। किसकी सहायता से, जर्मनी की सहायता से। कब, 1962 में सहायता मिली, ठीक है ना, ओके, बहुत अच्छी बात है। यही रीजन है, इसको उपजाऊ घाटी के तौर पर माना जाता है, ठीक है ना। सबसे लंबी घाटी, ओके, सबसे उपजाऊ घाटी बल घाटी। अगर पूछे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपको पूछे कि सबसे सुंदर घाटी हिमाचल प्रदेश की, क्या उत्तर होगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है, ओके। यहां से आगे चले, सुकेती की बात करते हैं। सुकेती नदी है, जी हाँ, सुकेती भाई नदी भी है। सुकेती क्या है, और सुकेत क्या है, रियासत भी है, सुकेत रियासत है, बिल्कुल सुकेत रियासत है। अब आपने ध्यान देना है, जो सुकेत रियासत है इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, सुंदरनगर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सुंदरनगर के नाम से। आप सभी को अवगत होना चाहिए कि जो सुकेत है, सुकेत और जो मंडी जिला है आपका, ये दो रियासतों को मिलाकर बना है, एक सुकेत रियासत, एक मंडी रियासत। क्लियर है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो मंडी रियासत की स्थापना की थी बाहुसेन ने। अब आप मुझे बताना कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की। क्लियर है, ओके, आगे चलिए। सुकेत रियासत है, बिल्कुल सही है ना। मंडी जो जिला है, जिले का निर्माण हुआ है दो रियासतों से, एक मंडी रियासत है ना, एक आपकी सुकेत रियासत, ठीक है जी, ओके। अब सुकेत नदी है, जी हाँ, रियासत है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, सुकेत नाम का एक सत्याग्रह हुआ था।
सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? सुकेत सत्याग्रह 1948 में। कब हुआ था सुकेत सत्याग्रह? 1948 में हुआ था, ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो सुकेत सत्याग्रह 1948 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपने उत्तर देना है पंडित पद्मदेव। कौन? पंडित पद्मदेव, ठीक है ना। ठीक है, पंडित पद्मदेव। कौन? इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित पद्मदेव। क्लियर है जी? ओके। अब अगर मैं यहां पर थोड़ा सा और बताऊं सुकेत सत्याग्रह, तो आपने कुछ चीजें और याद रखनी है। डी लिखते रहो, है ना, रिलेट करते रहो और लिखते रहो, ठीक है ना। PDPS, क्या करो? PDPS, क्या मतलब इसका? P से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है। P से प्रेम प्रचारणी, कब स्थापना हुई? 1937 में, ठीक है ना। डी से धामी गोलीकांड, कब? 1939 में। पी से क्या है? पझौता आंदोलन, कब? 1942 में। और PDPS ऐसे सुकेत कब? 1948 में। याद रखना, ध्यान देना है। जो आपका प्रेम प्रचारणी है, इसकी स्थापना किसने की? और धामी गोली कांड की स्थापना, जब मैं ये आपको आंदोलन पढ़ाऊंगा, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा कि प्रेम प्रचारणी ने ही धामी गोली कांड का रूप लिया था, ठीक है ना। प्रेम प्रचारणी एक सभा थी, है ना, बाद में इसी ने धामी गोली कांड का रूप लिया था। ध्यान दीजिएगा, जो इसकी स्थापना की, वो किसने की? भागमल सोंठा। किसने? भागमल सोंठा। ध्यान दो, जब धामी गोली कांड लगाना जी, ऐसे याद करना, ये कैसे याद करना कि गोली लग रही है ना। अब गोली लग रही, उस समय ऐसा कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज होती तो नहीं थी, ठीक है ना। तो क्या कर दिया, तब के आदमी के पास सोठा होता था। क्या होता था? सोठा, ठीक है ना। तो भागमल सोठा, ठीक है ना, वैसे इसका नाम है भागमल सोठा, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना है, जब धामी गोली कांड हुआ, जब गोली लगनी आरंभ हुई, तो उसने क्या किया? लोग भागे और क्या किया? सोठे से रोकने लगे गोलियों को। किससे रोकने लगे? सोठे से। तो ध्यान रखना है, धामी गोली कांड की स्थापना किसने की? भागमल सोठे ने। किसने? भागमल सोठा, ठीक है। सोठे से याद करना, सोठा, और आपने क्या किया? गोली को सोठे से रोकना आरंभ किया, ठीक है। ऐसे याद कीजिए। क्लियर है? ओके। अब यहां पर जाना पझौता की जो स्थापना की सूरत बैद सिंह, ठीक है ना। और जो सुकेत की स्थापना की वो कितनी? पंडित पद्मदेव। इतना आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी हम तब पढ़ेंगे जब हमें इसकी जरूरत होगी, ठीक है ना। अब सुकेत के बारे में और क्या है? सुकेत से हमें और पता होना चाहिए क्या? एक होता सुकेत विद्रोह। अब प्रश्न बनता है, जो सुकेत विद्रोह हुआ था, ये कब हुआ था? ये ध्यान रखना, जो सुकेत देखो, सुकेत सत्याग्रह 1948, ठीक है ना। जो सुकेत विद्रोह हुआ था, ये हुआ था आपका 1862 से लेकर 1876, लगभग 12 साल तक चलता रहा ये। क्या? सुकेत विद्रोह, ठीक है ना। कब? 1862 से लेकर 1876 तक, 1876। किस के बीच में हुआ ये हुआ गुलाम कादिर के बीच में। किस के बीच में? गुलाम कादिर और मंडी का एक राजा था ईश्वरी सेन नहीं करना है, ईश्वर सिंह करना है। क्या करना है? ईश्वर सिंह, ठीक है। सुकेत विद्रोह कब हुआ? 1862 से लेकर 1876 तक। कब तक? 1876 तक, ठीक है। खुद कर लो, 62 16 लगभग कितने साल है? 14 साल।
कितने साल चला ये लगभग ये विद्रोह? 14 साल। ठीक है, ध्यान देना है। सुकेत सत्याग्रह 1948, कब? 1948, ठीक है ना। और सुकेत विद्रोह 1862 से लेकर 1876 तक। किस किस के बीच में? गुलाम कादिर के बीच में और ईश्वर सिंह के बीच में, राजा ईश्वर सिंह के बीच में। ठीक है, और क्या ये सुकेत, सुकेत से हमें याद आना चाहिए सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती फॉसिल पार्क, ये कहां पर है? सिरमौर में। कहां पर है? सिरमौर में। किस नदी के किनारे? मारकंडा। किस नदी के किनारे? मारकंडा नदी के किनारे। तो बताओ सुकेती जब भी आपको शब्द दिखे ना नीचे एग्जाम जो आपका पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर पर, है ना, तो आपने फिर खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि हमें सुकेत शब्द से सारा आता है। ठीक है ना, क्लियर है? वेरी गुड। तो सुकेत से प्रश्न छोड़कर आप पहले मुझे अब सब बताओ, अगर आप अभी तक कंटिन्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने मुझे हाँ ना के तौर पर बताना है। क्या बताना है? कि क्या आप ऊहल नदी से प्रश्न छोड़कर आओगे? ऊहल नदी से? बिल्कुल नहीं। शानन से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं। धौलाधार से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं, है ना। और अब मुझे आप ये बताओ, क्या आप सुकेत से प्रश्न छोड़कर आओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, चाहे जिस लेवल का भी क्वेश्चन पेपर हो आपके पास, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप यहां से एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। साथ में क्या, जोगिंदरनगर से पठानकोट रेलवे लाइन, वो भी वहां से भी आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे। क्लियर है? ओके। तो अभी तक इधर से ब्यास नदी चल रही है, इधर से आपकी ऊहल आई, इधर से आपकी रीना आई, है ना, और इधर से लूणी नदी आई, इधर से सुकेती आई। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं ऊहल, रीना, ध्यान दो यहां पर रीना के साथ एक नदी और है, नाम उसका रमा। एक और नदी है जिसका नाम है बीना। क्या है? बीना। ऊहल, रीना, रमा, बीना। ऊहल, रीना, रमा, बीना, ये है लूणी, ये है सुकेती। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा, आप अगर थोड़ा चलेंगे आगे तो ये है सोन नदी, सोन नदी। ठीक है ना, और सोन से थोड़ा आगे चलेंगे तो रमोली नदी, रमोली नदी। ठीक है ना, क्या है? रमोली नदी। रमोली नदी से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको आएगा जंजैली, जंजैली नदी। कौन सी है? जंजैली खड्ड। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, ऊहल, रीना, रमा, बीना, लूनी, सुकेती, सोन, रमोली और जंजैली। ठीक है ना, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि सोन नदी किसकी सहायक नदी है, लूणी नदी किसकी सहायक नदी है, ऊहल नदी किसकी सहायक नदी है, रीना नदी किसकी सहायक नदी है, और जंजैली नदी किसकी सहायक नदी है, सुकेती नदी किसकी सहायक नदी है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न अक्सर बनते हैं, ध्यान देना है। क्लियर है? अब यहां से आगे चलो। अब यहां से जब हम आगे चलते हैं तो इस स्थिति में आपके पास यहां पर एक जगह का नाम पड़ता है क्या? संधोल। क्या? संधोल। और जो ये संधोल है, इसका मतलब यहां कहां पहुंच गए हैं हम? कांगड़ा पहुंच गए हैं। कहां पर पहुंच गए हैं? कांगड़ा। ठीक है ना। अब ध्यान दो, जो ये आपका संधोल है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक कसोल है, जो आपका एक कसोल है, ठीक है ना, जो कुल्लू में है। एक क्या है? कसौली है, जो आपका सोलन में है। एक आपका संधोल है। क्या है? संधोल। ये
संधोल का है आपका कांगड़ा में, यहां से आपकी जो ब्यास नदी है कांगड़ा में एंटर करती है। एक है संघोल, क्या है, घोल है ना, घोल, ठीक है ना। तो जो घोल है वो कहाँ है, वो आपका बिलासपुर में है। वहां से क्या होता है, वहां से आपकी जो ये सतलुज नदी है बिलासपुर में प्रवेश करती है। ध्यान दो, दोनों एक साथ याद रखना आपने, है ना। ये आपका है बिलासपुर, बिलासपुर में जो ये आई आपकी सतलुज, सतलुज नदी बिलासपुर में कहां मिलती है, संघोल, संघोल में, है ना। और जो आपकी ये ब्यास नदी है, ब्यास नदी कांगड़ा में कहां मिलती है, संधोल में। संधोल और संघोल में पता होना चाहिए, एक ही मत कर देना, दो के से कहीं सुसाइड करना पड़ेगा जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे। समझ पा रहे हो, एक नंबर का मतलब ये हुआ आपको नींद नहीं आएगी। क्लियर है, ओके। छोटी छोटी गलतियां ही आदमी को एग्जाम में पास नहीं होने देती है, याद रखना इस बात को लेकर। चलिए अब यहां से याद रखना आपने एक बात, जब कांगड़ा में पहुंच जाती है आपकी ब्यास नदी, यहां पर कांगड़ा और हमीरपुर का बॉर्डर आता है, कांगड़ा और हमीरपुर का बॉर्डर आता है। ये वाला आपका कांगड़ा हो गया, ये आपका हमीरपुर हो गया, है ना। तो इसे कहते हैं, जहां से हमीरपुर में थोड़ी टच करती है आपकी कौन, ब्यास नदी, उस क्षेत्र का नाम है, उस क्षेत्र का नाम है क्या, हर्षीपटन, हर्षीपटन। और हर्षीपटन एक पुल भी है, पुल है ना। माना कि बीचों बीच से आपकी ब्यास नदी जा रही है और यहां लगा हुआ पुल, ये वाला क्षेत्र कांगड़ा हो गया, ये वाला क्षेत्र आपका हमीरपुर हो गया। कौन सा हो गया, हमीरपुर हो गया, ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर पूछे कि हमीरपुर और कांगड़ा की बाउंड्री से आपकी कौन सी नदी जाती है, ब्यास नदी, तो ध्यान दीजिए हमीरपुर पे कहां पर टच करती है ये ब्यास नदी, आपने उत्तर देना है हर्षीपटन, ये पुल भी है, ठीक है ना। और जो कांगड़ा में कहां पर एंटर करती है ब्यास नदी, तो संधोल, कहां, संधोल, संघोल नहीं करना, संघोल में आपकी जो सतलुज नदी है वो बिलासपुर में मिलती है, याद रखना। तभी तो कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ लाइव क्लास में पढ़ोगे ना जी, आपको छोटी छोटी बात इतनी विस्तार पूर्वक बताई जाएगी, आप खुद फील करोगे कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। समझ पा रहे हो, भूकंप आ जाएगा, भूकंप, है ना। चलिए आगे चलिए, अब यहां पर समझते हैं, जो हमीरपुर है, हमीरपुर क्षेत्र से दो नदियां आती है, मुख्य तौर पर आपने याद रखनी है, ठीक है। एक का नाम है मानखड, दूसरी का नाम है कुणा, मानखड और कुणाखड, मानखड और कुणाखड, ये आपकी हमीरपुर से मतलब सीधा दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाली नदियां हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर आने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। और कहां पर मिलती है, ब्यास नदी से मिलती है, ठीक है। और कहां पर मिलती है, ये नदौन क्षेत्र है, नदौन क्षेत्र है, और नदौन आपका हमीरपुर में पड़ता है, ठीक है ना। और इस नदौन नामक जगह पर दो नदियां मिलती है, दो खड्डे मिलती है, एक का नाम है मान, दूसरी का नाम है कुणा। क्लियर है। अब थोड़ा आगे चलो, अब थोड़ा आगे चलो, अब जितनी भी नदियां आएगी वो सारी ऊपर से नीचे को आएगी, ठीक है। उनको हम कुछ यहां से बनाएंगे, उनको हम कुछ यहां से बनाएंगे, यहां से बनाते हैं, ठीक है। यहां पर आपका कांगड़ा हो गया, ये आपका हर्षीपटन का पुल हो गया, और ये आपका हमीरपुर वाला क्षेत्र हो गया,
और यहाँ पर आपका नादौन हो गया, यहाँ से आपकी दो नदियां आएगी, एक का नाम मान है, दूसरी का नाम कुणाहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि उत्तर की ओर, उत्तर से आने वाली नदियां, और ये सारी नदी आएगी धौलाधार से, याद रखना। ठीक है ना, पहली नदी, अब ध्यान दो, ये वाला नीचे वाला कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया, हमीरपुर वाला सबको क्लियर हो गया, दो नदियां याद रखनी है आपने। ठीक है ना, अब कांगड़ा क्षेत्र को याद रखो। यहां आता है आपके पास एक बैजनाथ नामक स्थान। क्या आता है? बैजनाथ। क्या आता है? बैजनाथ। क्लियर है? जो ये बैजनाथ है ना जी, यहां पर एक नदी आती है, यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है बिनवा नदी। कई बार प्रश्न बनता है कि बैजनाथ के किनारे, या यूं प्रश्न बने कि बैजनाथ किस नदी के किनारे है, तो उत्तर करना बिनवा। कौन सा उत्तर, क्या नदी का नाम है? बिनवा नदी। बैजनाथ के किनारे कौन सी नदी है? बिनवा नदी। ठीक है ना। अब जब हम बैजनाथ की बात करते हैं ना जी, बैजनाथ क्या है? मंदिर है, मंदिर है। ठीक है ना, जो बैजनाथ आपका मंदिर है, अब प्रश्न बनता है कि ये कब बना ये मंदिर, तो 1204 में माना जाता है। कब? 1204 में बना ये मंदिर। कब? 1204 ईस्वी में माना जाता है। ठीक है ना, और किसके लिए समर्पित है? भगवान शिव के लिए समर्पित है। किसके लिए समर्पित है? भगवान शिव के लिए समर्पित है। ठीक है ना। अब यहीं पर एक चीज हमें और पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि जो आपका बैजनाथ का मंदिर है ये किस शैली में बना है, तो आपने उत्तर देना है शिखर शैली। किस शैली में? शिखर शैली। ठीक है ना। अरे पत्थर के ऊपर पत्थर वाला मंदिर है ना, ये पत्थर के ऊपर पत्थर वाला मंदिर है, तो बस वो इस तरह के मंदिर कैसे मंदिर होते हैं? शिखर शैली में बने मंदिर होते हैं। कैसे मंदिर होते हैं वो? शिखर शैली में बने मंदिर होते हैं। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना है आपने, एक बात और ध्यान देना है, जो आपका बैजनाथ का मंदिर शिखर शैली, अगर ऑप्शन में शिखर शैली नहीं होगा तो अगर शिखर शैली नहीं होगा तो क्या उत्तर करना है? द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली। क्या? द्रविड़ शैली। क्या? द्रविड़ शैली। ठीक है ना। इन केस शिखर शैली, द्रविड़ शैली भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या उत्तर होगा? नागर शैली। क्या? नागर शैली। नागर शैली। नागर शैली। ठीक है ना। तो सीधा सा मतलब है, एक ही मतलब इन तीनों का। शिखर शैली दक्षिणी भारत में जाओगे, उत्तरी भारत में अगर हम बात करते हैं, उत्तरी भारत में उस तरह के मंदिरों को नागर शैली या शिखर शैली के नाम से जानते हैं। अगर आप दक्षिणी भारत में जाओगे, उस तरह की सेम के सेम वैसे ही मंदिरों को द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा भिन्नता नहीं है। ठीक है ना। ये मानो कि सिर्फ डिफरेंस इतना है, दक्षिण भारत में आपके जो बताऊंगा जब मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, मंदिरों के बारे में, किस तरह के मंदिर होते हैं जो आपके नागर शैली, शिखर शैली या द्रविड़ शैली से बनाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए इतना याद रखिए कि बैजनाथ के जो मंदिर है वो आपके कैसे होते हैं? नागर शैली के होते हैं। कैसे, किस तरह के बनते हैं वो? नागर शैली के, है ना। अगर आप बैजनाथ गए होंगे, या आप बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। ठीक है ना। अगर आप कुल्लू के हैं तो आप कुल्लू में भी बहुत सारे मंदिर हैं। अगर इसके साथ साथ अगर मैं कहना चाहूँ आपको, ध्यान दो, जो भी मंदिर आपके पत्थर के ऊपर पत्थर देखे होंगे आपने, पत्थर के ऊपर पत्थर लगाए हैं। ठीक है ना, पत्थर के ऊपर पत्थर है ना। एक अगर कुल्लू से हैं आप तो बजौरा नामक स्थान पर एक है आपका, बजौरा नामक स्थान पर एक मंदिर है। ठीक है ना, विशेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा? विशेश्वर महादेव मंदिर। वो भी आपका पैगोडा शैली में बना है, क्या कहते हैं, शिखर शैली में बना है या नागर शैली में बना है। ठीक है ना। और अगर आप, मैं बताऊंगा आपको, कांगड़ा में एक मंदिर है, और वो मंदिर पता किसके लिए समर्पित है? राम लक्ष्मण सीता के लिए समर्पित है। ठीक है ना। तो उस मंदिर का क्या नाम है? मसरूर रॉक कट टेम्पल।
देखो यार, कभी कभी ना चीज़ें बाद में याद आती है, ठीक है ना, तो चिंता नहीं करनी, हमें सब पता है। जब हमें सब पता है, बाद में याद आए कोई बात नहीं, पर हमें आती तो है ना, ठीक है ना। मसरूर रॉक कॉट टेम्पल, ठीक है ना, गूगल कर देना मसरूर रॉक कॉट टेम्पल कैसा है, वो पत्थरों पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है ना। जितने भी पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको वैसे मंदिर मिलेंगे, आंख बंद करके बोल देना ये आपका नागर शैली का मंदिर है। किस शैली से बना मंदिर है? नागर शैली से बना मंदिर है, ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा यहाँ से चलते हैं। अब अगर पूछा जाए कि जो बैजनाथ का मंदिर है ये किसने बनाया था, तो आपने उत्तर देना है अहूका, अहूका, है ना, अहूका और मनयूका, अहूका और मनयूका, अहूका और मनयूका नाम के दो व्यापारियों ने बनाया था। किसने बनाया था? अहूका और मनयूका नाम के दो व्यापारियों ने बनाया था। कब बनाया था? 1204 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, जब बैजनाथ की बात करते हैं, कहा जाता है यहाँ पर इस मंदिर के अंदर रावण का एक छोटा सा किनारे में कोने में कहीं मंदिर भी है। कैसा है? ठीक है ना। रावण का मंदिर कहाँ पर है? रावण का मंदिर कहाँ पर है? तो आपने उत्तर देना है बैजनाथ के मंदिर में, ठीक है ना। जो बैजनाथ मंदिर है वहां पर रावण का एक छोटा सा मूर्ति है, मंदिर है, ठीक है ना। यही कारण है, आपने ध्यान देना है, जो आपका बैजनाथ है, बैजनाथ बाजार है, वहां पर कभी दिवाली नहीं मनाई जाती है, याद रखना, ठीक है ना। चलिए, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, आगे चलिए। हम कहां से कहां पहुंच गए? अच्छा, हम पहुंच गए बेनवा नदी से, है ना। कहां से पहुंच गए? बेनवा नदी से, ठीक है, ओके। अब जो बेनवा नदी है, यहां से थोड़ा आगे चलिए, यहां पर आएगा आपको पालमपुर, पालमपुर। जो आपका पालमपुर है, तो ध्यान दीजिएगा, पालमपुर होकर एक नदी जाती है, उस नदी का नाम है बनेर। क्या है? बनेर। अगर मैं थोड़ा सा इस बिंदुओं पर फिर से थोड़ा सा प्रकाश डालूं ना, मेरा मन करता है ना कि इतना कुछ चीजें आपको बता दूं कि आपका जीवन सफल हो जाए, ठीक है ना। पर अगर आप इस चैनल, फिर से कह रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, अच्छा पढ़ा रहा हूं, बुरा पढ़ा रहा हूं, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं। और साथ में कहूंगा कि वीडियो को ना शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नोटिफिकेशन होगी आप तक सबसे आगे पहुंचेगी, ठीक है ना। दो चीजें करनी है, आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, ठीक है ना, ओके। बेनवा, जो बेनवा है ना जी, ये आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, बेनवा। क्या ये? हाइड्रो प्रोजेक्ट, ठीक है। जो बेनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये कितने मेगावाट का है? जो बेनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये आपका कितने मेगावाट का है? तो आपने उत्तर देना है 6 मेगावाट। कितने मेगावाट का है? 6 मेगावाट। जो बेनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है 6 मेगावाट का है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी HPSEB कहां पर है? ये कांगड़ा में। काम खत्म। नदी किस नदी पर? बेनवा नदी पर, बेनवा नदी पर। किस नदी पर? बेनवा नदी पर, ठीक है, ओके। अब यहां से आगे चलते हैं, बात करते हैं पालमपुर की। जो पालमपुर है ना जी, ये किस नदी के किनारे है? बनेर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? बनेर नदी के किनारे, ठीक है। और जो बनेर नदी है ना जी, यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, बनेर नाम का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, जिसकी कैपेसिटी 12 मेगावाट है। कितनी है? 12 मेगावाट है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी HPSEB, ठीक है ना। कौन सी एग्जीक्यूटिव एजेंसी? HPSEB, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और कितने मेगावाट का है? 12 मेगावाट का है। किस नदी पर बना है? बनेर नदी पर। किस नदी पर? बनेर नदी पर। ध्यान देना है, बेनवा अलग है, बनेर अलग है, ठीक है ना। आगे जाके ध्यान दो, अब आपको पालमपुर आया, ठीक है। आगे जाके थोड़े आगे जाके आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? पोंग डैम। क्या मिलेगा? पोंग डैम। जो पोंग डैम है, यहां पर एक नदी प्रवेश करती है,
क्या नाम है, गज। जो गज नदी है ये कहाँ पर मिलती है, पोंग नामक स्थान पर। कहाँ, पोंग नामक स्थान पर ये ब्यास में मिलती है। ध्यान दीजिएगा जो पोंग डैम है ये भी किस नदी पर है, ब्यास नदी पर है। ध्यान देना जो गज है, गज एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है। आपको एक के साथ में 10-10, 12-12 चीजें फ्री दे रहा हूँ, है ना, पढ़ा मैं न दे रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको एडिशनल चीजें भी बहुत बता रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, ध्यान दो, गज एक क्या है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जी हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना जो गज हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी 10.25 मेगावाट है। कितनी है, 10.25 मेगावाट। एग्जीक्यूटिव एजेंसी HPSEB है ना, किस नदी पर है ये, गज नदी पर है। किस नदी पर है, गज नदी पर है, याद रखना ये, ठीक है ना। ओके, अब थोड़ा यहां से आगे चलिए, अब थोड़ा यहां से आगे चलिए। आगे चलते चलते आपको मिलेगा क्या, नगरकोट का किला। नगरकोट क्या मिलेगा, नगरकोट। जो जब आप नगरकोट पढ़ोगे ना जी, तो नगरकोट किस नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे। बाणगंगा नदी के किनारे, बाणगंगा नदी के किनारे कौन सा किला है, नगरकोट का किला, ठीक है ना। और बाणगंगा के यहाँ पर एक सहायक नदी है जिसका नाम है मांझी नदी। क्या नाम है, मांझी नदी। क्या नाम है, मांझी नदी, ठीक है ना। जब हम नगरकोट की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए नगरकोट नाम का एक किला भी है। क्या है, किला है, नंबर 1। नंबर 2, जो नगरकोट है ये त्रिगर्त की राजधानी रही है। त्रिगर्त की राजधानी रही है, राजधानी रही है। कहां पर, त्रिगर्त की राजधानी नगरकोट, ठीक है ना। नगरकोट किला बनाया किसने, सुशर्मा, सुशर्मा चंद। और यही सुशर्मा चंद कौरवों से, कौरवों की तरफ, कौरवों की तरफ से लड़ा था। किसकी तरफ से लड़ा था, सुशर्मा। राजा प्रश्न बनता है कि कांगड़ा के उस राजा का नाम बताओ जो कौरवों की तरफ से लड़ा था, तो सुशर्मा करना आपने। क्या करना आपने, सुशर्मा, ठीक है ना। ओके, अब यहां पर ध्यान देना है जो नगरकोट का किला है ना जी, नगरकोट का किला है ना, ये क्या हो गया था, इसका पुनर्निर्माण किसने किया। ध्यान दो, निर्माण तो इसको बनाया किसने, सुशर्मा चंद ने। किसने, सुशर्मा चंद ने। पर ये बीच में भूकंप आया, ठीक है ना, मतलब बहुत पुराना किला है ये, है ना, कई कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर इसको पुनर्जीर्णोद्धार बोले तो पुनर्निर्माण किसने किया इसका, है ना, रिकंस्ट्रक्शन किसने किया, तो आपने उत्तर देना है संसार चंद। संसार चंद ने, किसने किया, संसार चंद ने, ठीक है ना। इसके साथ साथ अगर मैं यहां पर आपको एक चीज और बताऊं कि जो आपका कांगड़ा किला है ना जी, कांगड़ा किला है ना जी, कांगड़ा किला में, कांगड़ा किले के किनारे एक कपूर तालाब है। कपूर तालाब, यहां पर कहा जाता है इस किले की रानियां नहाने जाती थी, है ना। किस किले की रानियां कपूर तालाब में नहाने जाती थी, आपने उत्तर देना है कांगड़ा किला, है ना। अब इसके साथ साथ थोड़ा आगे चलिए। अगर हम यहाँ पर अटैक की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अटैक किया, आप लिखते जाइए। अगर मैं यहाँ पर मोहम्मद गजनबी की बात करता हूँ, गजनी की बात करता हूँ, तो इसने 1009 में अटैक किया था। कब किया था, 1009 में अटैक किया था। कब अटैक किया, 1009 में, ठीक है ना। कहां पर, नगरकोट के किले में। कहां, नगरकोट के किले में। कब कब किया था, कब किया था ये, 1009 में। इसका जैसे आप सभी को पता है कि गजनी ने अपने जीवन में 17 आक्रमण किए। उन्हीं 17 आक्रमण में से नगरकोट के किले पर इसका कौन सा आक्रमण था, तो आपने उत्तर देना है 7वां आक्रमण। कौन सा, 7वां आक्रमण। कब, 1009 में, ठीक है। ओके, यहां पर ध्यान देना है। अगर पूछे कि और किस किस ने यहां पर अटैक किया, तो आपने ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पर अटैक किया था 1337 में। इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए फिरोज शाह तुगलक।
फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर अटैक किया था 1665 में। आप सभी को यह भी पता होगा कि फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा तुगलक वंश का शासक था जिसने ज्वाला जी से 1300 पुस्तकें ले गई थी, और वो 1300 पुस्तकें कुछ समय बाद उसने फारसी में अनुवादित की। ठीक है ना। जब फारसी में अनुवाद करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रश्न बन सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फारसी में अनुवाद की, क्या खुद बैठा फारसी में अनुवाद करने? नहीं, राजा कहाँ बैठेगा जी, है ना। राजे का तो रुतबा अलग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, उसके पास एक दरबारी कवि था जिसका नाम था अज्जुद्दीन खालिद खानी। क्या कहा मैंने? अज्जुद्दीन खालिद खानी। इसने इन पुस्तकों किस में चेंज किया, किस भाषा में परिवर्तित किया? इन 1300 के 1300 पुस्तकों को किसमें? फारसी भाषा में। ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है कि जो यहाँ से ले गई 1300 पुस्तकें हैं, ये किस भाषा में थी? ये थी आपकी संस्कृत भाषा में, है ना। तो संस्कृत पढ़ना उसके बस की थोड़ी ना थी, समझ पा रहे हो। संस्कृत को तो भारतीय में पढ़ सकते बहुत शानदार तरीके से, है ना। चलिए आगे चलते हैं। और 1398 में यहाँ पर एक तैमूर लंग का व्यक्ति आया, उसने भी यहाँ पर क्या किया? अटैक किया। ठीक है ना। मतलब सीधा सीधा मतलब है, इसको बहुत ज्यादा नष्ट किया, बहुत सारे आक्रमण हुए इस किले में। ठीक है ना। ओके, अब ध्यान दो। और 1620 में आपका जहांगीर आया। कौन आया? जहांगीर। और 1622 में वही जहांगीर अपनी पत्नी के साथ आया। किसके साथ आया? अपनी पत्नी के साथ आया। और सबसे पहले उसको सुंदर, पता क्या जगह लगी? कौन सी जगह लगी? धमेरी। कौन सी? धमेरी। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान में नूरपुर है ना जी, नूरपुर है ना जी, उसको पहले धमेरी के नाम से जानते थे। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो हमें पता होती जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। तो नूरजहां के नाम पर ही नूरपुर का नाम पड़ा। क्लियर है? ओके, इतना पता होना जी सभी को। ठीक है। अब नगरकोट किले के बारे में पूछा जाता है कि नगरकोट किले के अंतर्गत एक मंदिर था। क्या था? मंदिर। किसका मंदिर था? वो शक्तिपीठ है। अगर मैं बताऊं आपको, उसका नाम है ब्रजेश्वरी माता मंदिर। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में 5 शक्तिपीठ है। आपका नैना देवी हो गया है, दूसरा ज्वाला जी हो गया है, तीसरा आपका चिंतपूर्णी हो गया है, चौथा चामुंडा हो गया है, पांचवा आपका ब्रजेश्वरी हो गया है। ठीक है ना। ये 5 शक्तिपीठ है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। ओके, अब इसके साथ थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो हमें लग गया पता कि बाणगंगा के किनारे कौन सी महत्वपूर्ण जगह बसी हुई है, जो एग्जाम में जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो आपने उत्तर देना है नगरकोट। ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर मैं यहां से आगे चलूं तो आपको मिलेगी डेहर मिलेगी, और डेहर नदी मिलेगी, और चक्की नदी। क्या नाम है? डेहर नदी। डेहर नदी, कांगड़ा के बॉर्डर पर आपकी डेहर नदी और चक्की नदी। ठीक है ना। जो चक्की नदी है ये नूरपुर में स्थित है। कहां पर है? नूरपुर होकर कौन सी नदी आती है? आपकी चक्की नदी। कौन सी? नूरपुर होकर आपकी कौन सी नदी आती है? चक्की नदी। याद रखना। ठीक है ना। और यहां पर एक नदी बोलना बताना मैं आपको भूल गया, उसका नाम है नयूगल नदी। कौन सी? नयूगल नदी। जो नयूगल नदी है ये आपकी सुजानपुर टीरा के पास ब्यास नदी के साथ मिलती है। किसके साथ? ब्यास नदी के साथ। ठीक है ना। तो अब देखो, चक्की बिल्कुल बाउंड्री पर है। ठीक है ना। मीरथल के साथ साथ सीधा सीधा मैं बोलूं, जो चक्की है ना जी, ये आपकी नूरपुर में स्थित है। ठीक है ना। अगर मैं यूं कहूं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री पर आपकी कौन सी नदी है? चक्की नदी। ठीक है ना। और यहीं से आपकी जो ब्यास नदी है ये मीरथल में प्रवेश करती है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश को ब्यास नदी कहां पर छोड़ती है? तो आपने उत्तर देना है कहां पर? मीरथल नामक स्थान। कहां? मीरथल। या यूं कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश से जो सतलुज क्या कहते हैं ब्यास नदी है, ये कहां पर प्रवेश करती है? ये मीरथल नामक स्थान पर प्रवेश करती है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी बन सकता प्रश्न कि कहां पर छोड़ती है? मीरथल। कहां पर प्रवेश करती है? मीरथल। क्लियर है? ओके, इतना आप सभी को अवगत होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने देखो बहुत सारी नदी देखी, बिनुआ देखी, बलेर देखी,
है ना, और आपके गज देखी, साथ साथ बाण गंगा देखी, और इसके साथ हमने देखा बाण गंगा के साथ हम देखी मांझी नदी देखी, डेहर नदी देखी, चक्की नदी देखी और न्यूगल नदी देखी। सभी नदियां एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं कि आपको ब्यास नदी से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आया हो। जय हिंद, नमस्कार, जय हिमाचल।